हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केम कैलिबा। कैसे हैं बेटा आप सब लोग? एकदम ठीक हैं। चलो आगे की बात डिस्कस करते हैं। देखो, लास्ट लेक्चर से हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, एटॉमिक स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। इसकी शुरुआत करी थी पहले हमने एक एटॉमिक थ्योरी से। याद है सभी को? क्या थ्योरी थी? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। उसके बाद फेराडे साहब का एक कॉन्सेप्ट बीच में आ गया था, जिन्होंने ये समझाया कि भाई कुछ रिलेशन होता है मैटर और इलेक्ट्रिसिटी के बीच में। सो अल्टीमेटली फिर एक चार्ज्ड पार्टिकल की डिस्कवरी में हम चले गए थे बेटा। हम डिस्कस कर रहे थे डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। उसका एक्सपेरिमेंटल डिटेल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। और कैथोड रेज की जो मेन मेन प्रॉपर्टीज होती है बेटा, वो मैंने आपको बता दी थी। जैसे कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। कैथोड रेज जो है उसमें हाई स्पीड और हाई काइनेटिक एनर्जी होती है, क्योंकि किसी भी मेटालिक ऑब्जेक्ट को इन्होंने हीट अप कर दिया था। कैथोड रेज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में किस तरफ डिवेट होती है? पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिवेट होती है, मींस इसमें नेगेटिव चार्ज होता है। और इसके अंदर मास पार्टिकल्स होते हैं, मटेरियल पार्टिकल्स होते हैं। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। कैसे पता चला था? जब उनके रास्ते में कोई पिन व्हील रख दिया था तो व्हील रोटेट होना शुरू हो गया था, जिससे पता चला कि पार्टिकल्स इसके व्हील पर, व्हील के ब्लेड्स पर इंपैक्ट क्रिएट कर रहे हैं और अल्टीमेटली वो रोटेट हो जा रहा है। ये सारी बातें हो चुकी थी, यानी कैथोड रेज अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनी हुई है। ये बातें हमने सब प्रूफ कर दी थी बेटा जी। कुछ अब इसमें एंडिंग करते हैं बेटा। इसमें देखो, आगे चल के फिर इन जो इलेक्ट्रॉन्स में से नेगेटिव पार्टिकल्स की बात हो रही है, इनका चार्ज कितना होता है, मास कितना होता है, ये सारा का सारा कैलकुलेशन या ऑब्जर्वेशन किया था थॉमसन ने। थॉमसन ने बेटा कुछ और एक्सपेरिमेंट किए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में। इन कैथोड रेज को रेपिटेडली अल्टीमेटली पास कराया और इनका चार्ज टू मास रेशियो फाइंड किया। डायरेक्टली चार्ज फाइंड नहीं किया, चार्ज टू मास रेशियो फाइंड किया। अच्छा, आगे चलने से पहले थोड़ा सा आपसे बेटा बात कर लेते हैं कि अगर आप में से किसी को कोई डाउट है कुछ भी लास्ट लेक्चर का, किसी प्रीवियस लेक्चर का, तो जल्दी से मुझे मैसेज कर दो बेटा, ठीक है? और नहीं तो मैं टॉपिक को आगे कैरी कर रहा हूं। मैं एक बार आप लोग के मैसेज देख लेता हूं। ओहो, गुंजन, रेनू, स्नेहा, पायल, आरती, चंदन कुमार, सेजल, सागर, चंदन राठौर, अंकुश राठौर, सौरभ कुमार। यस, गॉड ब्लेस यू एवरीबॉडी बेटा। अच्छा, चंदन राठौर क्या पूछा बेटा? सीआरटी एक्सपेरिमेंट क्या होता है बेटा? आप लास्ट लेक्चर में नहीं थे क्या बच्चा? चंदन बेटा, चंदन राठौर बेटा, वही तो एक्सपेरिमेंट की बात हो रही बेटा जो लास्ट लेक्चर में बताया था। सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब, वही तो चल रहा है बेटा। मैंने फुल फॉर्म लिखा दिया था, कैथोड रेस एक्सपेरिमेंट या कैथोड रेस की डिस्कवरी। किसी ने शॉर्ट में लिख दिया होगा सीआरटी। एक ही चीज होती है बेटा, वही चीज चल रही है, ठीक है? हो चुका है, बस उसका एंडिंग बाकी है बेटा। अंकुश, जीओसी क्या है सर? जीओसी का मतलब होता है बेटा अंकुश, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेटा। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है ये। तो ये जब ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे तब बात करेंगे बेटा। ऑर्गेनिक 11th में ज्यादा नहीं है बच्चा, और 11th के अंदर जो ऑर्गेनिक होती है ना बेटा, वो लगभग लास्ट में होगी, थोड़ा बाद में होगी अभी बेटा। अभी जैसे कुछ इंपॉर्टेंट 4-5 चैप्टर कर लें। ये जो चैप्टर कर रहे हैं हम, फिजिकल का चैप्टर है। पता है ना, केमिस्ट्री में टोटल 3 सेक्शंस होते हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। पहला चैप्टर जो था मोल कॉन्सेप्ट, दूसरा चैप्टर रिडॉक्स, और ये तीसरा चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये तीनों फिजिकल के पार्ट है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आएगा केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल। ये जो आगे जो 2 चैप्टर आने वाले हैं बेटा, वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट हैं। उसके बाद फिर कुछ फिजिकल का बताऊंगा, फिर बीच में कभी मैं ऑर्गेनिक बताऊंगा बेटा। 11th में ऑर्गेनिक कम है तो बीच में थोड़ा थोड़ा आते रहेगा, लेकिन मेनली ऑर्गेनिक बेटा लास्ट में जाके होगी। दिसंबर के बाद कभी जनवरी फरवरी में जो आप जीओसी की बात कर रहे हैं ना अंकुश बेटा, वो तब होता है आपका, ठीक है? ओके, और कुछ बात बेटा किसी को करनी है? हाँ, यस सागर बेटा, मैं टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ बच्चा। बस थोड़ा सा बेटा 5 मिनट आप लोगों से बात कर लेता हूँ। फिलिप्स भी क्लास में आ गए, गॉड ब्लेस यू बच्चा। चलो चलो।
देखो, तो मैं बात कर रहा था बेटा कि चार्ज टू मास रेशियो की बात कर रहा था। थॉमसन साहब ने आगे कुछ इन्वेस्टिगेशन किया, थॉमसन ने इन्वेस्टिगेशन किया और अपने कुछ एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये पता लगाया कि इलेक्ट्रॉन पर या कैथोड रेज पर, कैथोड रे मतलब इलेक्ट्रॉन की रे, या कैथोड रे का जो पार्टिकल है वो जिन पार्टिकल से मिलकर बनी वो इलेक्ट्रॉन है बेटा। ये सारी बातें तो लास्ट लेक्चर में हो चुकी थी बेटा। सो इन कैथोड रेज का जो चार्ज टू मास रेशियो, चार्ज और मास का जो रेशियो होता है, सपोज मैं चार्ज को ई से रिप्रेजेंट करता हूं, ई का मतलब चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, मास को एम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो लिखा हुआ है बुक में ई बाई एम। तो इनका जो ई बाई एम है उन्होंने कैलकुलेट किया कुछ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की मेथड से। वो मेथड वगैरह सिलेबस में कहीं नहीं है बेटा, उस पर आपको जाना भी नहीं है, वो अननेसेसरी की चीज है। सो ये कैलकुलेट करके आया माइनस, माइनस तो आएगा क्योंकि चार्ज जो है माइनस में होता है, -1.758 इंटू 10⁻11 कुलम पर किलोग्राम। अरे चार्ज का यूनिट पता है सबको, सुना होगा 9-10 पे, इतना तो सुना होगा कि चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं कुलम में, और मास तो खैर किलोग्राम में ले लिया मैंने, ये मैंने कुलम पर किलोग्राम का वैल्यू लिख दिया। तो चलो लिखेंगे बेटा, आगे के स्टेटमेंट लिखेंगे, पहले सबके सब लिखो। थॉमसन, लिखो लिखो, लिखना है आपको बेटा। थॉमसन कैलकुलेटेड चार्ज टू मास रेशियो, थॉमसन कैलकुलेटेड चार्ज टू मास रेशियो, चार्ज टू मास रेशियो by deflecting cathode rays, by deflecting cathode rays, लिखते चलो बेटा, by deflecting cathode rays in electric or magnetic field, in electric or magnetic field, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। चलो जल्दी से बोर्ड का वैल्यू नोट करेंगे सबके सब, नोट करो। ई बाई एम वैल्यू कितना है इलेक्ट्रॉन के लिए बेटा, ये कैथोड रेस के लिए लिखा बेटा सबने। अब जरा इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनो, शायद आप लोग कुछ, आप में से कोई लास्ट लेक्चर में पूछ रहा था इस बात को, पता नहीं रेनू पूछ रही थी, कौन पूछ रहा था। देखो बेटा, ये जो ई बाई एम वैल्यू है ना कैथोड रेस का, ये फिक्स है, फिक्स्ड, मतलब ये यही रहने वाला है। आप उस कैथोड रे ट्यूब, जो हमने ट्यूब लिया था ग्लास ट्यूब, जिसका नाम डिस्चार्ज ट्यूब भी होता है, या उसी को सीआरटी कैथोड रे ट्यूब भी बोल सकते हैं आप बेटा। तो उस ट्यूब में गैस भरी थी, आपको याद होगा। हाँ वो बात ठीक है, गैस लगभग लगभग बाहर निकाल दी थी, उसका प्रेशर बहुत ही कम कर दिया था, 10⁻⁴ atm प्रेशर कर दिया था उसका, बट थोड़ा बहुत कुछ तो है ना गैस उसके अंदर बेटा। सो ये जो ई बाई एम वैल्यू है ना बेटा, ये कौन सी गैस आपने ट्यूब में फिल करी है उससे कोई मतलब नहीं होता, उससे इंडिपेंडेंट होती है। और उसके अंदर जो आपने मेटल प्लेट्स ली थी, जिनको हमने इलेक्ट्रोड का नाम दिया था, कैथोड और एनोड, सो उन इलेक्ट्रोड के जो मेटल है वो किस मेटल से बने बेटा, उस पर भी ई बाई एम वैल्यू डिपेंड नहीं कर रही थी। यानी ये ई बाई एम वैल्यू सारी कंडीशंस में कैथोड के लिए कांस्टेंट होती, इंडिपेंडेंट होती बाकी सारे फैक्टर्स से। इस बात को सबके सब नीचे लिखेंगे, लिखो लिखो, ई बाई एम वैल्यू, लिखो ई बाई एम वैल्यू फॉर कैथोड रेज, फॉर कैथोड रेज is independent, is independent of, independent of, किससे इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ गैस फिल्ड, नेचर ऑफ गैस फिल्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब, nature of gas filled in a discharge tube, and metal of cathode plate, metal of cathode plate, metal of cathode plate, कैथोड किस मेटल से बना है, किस सब्सटेंस से बना है, इस बात पे भी डिपेंड नहीं करता है।
यानी इलेक्ट्रॉन के लिए ई बाई एम वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगा, यानी इलेक्ट्रॉन फिक्स है, कहने का मतलब ऐसा तो नहीं है कि नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन कुछ और हो जाएंगे, क्रोमियम के इलेक्ट्रॉन कुछ और हो जाएंगे, आयरन के इलेक्ट्रॉन कुछ और हो जाएंगे। ये देखा गया कि इलेक्ट्रॉन जो है दुनिया में सारे सब्सटेंसेस के लिए एक ही जैसे हैं, उनका ई बाई एम वैल्यू इतना ही रहता है। ठीक है बेटा, अब कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। फिर देखो एक और साहब थे, मतलब एक और साइंटिस्ट थे, एक और साहब थे, उन साहब का नाम था मिलिकन। उन साहब का नाम था मिलिकन। मिलिकन साहब ने अपना एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। कोई एक्सपेरिमेंट था, उसका नाम ऐसे लिख देता हूं, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट बेटा हमें नहीं पढ़ा केमिस्ट्री में, शायद फिजिक्स वगैरह में पढ़ाते हैं, कहीं और होगा, पता नहीं कहां पर है। केमिस्ट्री में इस एक्सपेरिमेंट का डिटेल पढ़ने की आपको जरूरत नहीं, अननेसेसरी चीजें मत जाना, वैसे भी मैं आपको काफी ज्यादा चीजें बता रहा हूं बेटा। सो मिलिकन ने अपने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसका अल्टीमेटली क्या निकाला, चार्ज का वैल्यू निकाल लिया। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से इन इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज फाइंड किया उन्होंने। चार्ज कितना निकल के आया, चार्ज बोलो, इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है कितना होता है? अरे बोलो जल्दी से, कितना होता है? ये होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जिसको नहीं पता याद रखना, वैसे इलेक्ट्रॉन का चार्ज सबको पता होगा बेटा, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ये चार्ज होता है इसमें। अब अल्टीमेटली देखो बेटा, ये लिखो, चलो लिखो स्टेटमेंट लिखते चलोगे बेटा। मिलिकन कैलकुलेटेड चार्ज, लिखो मिलिकन कैलकुलेटेड चार्ज बाय ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, बाय ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। चार्ज का वैल्यू लिख लो, बोर्ड पे लिखा हुआ बेटा, जल्दी से नोट करो चार्ज का वैल्यू, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यस सेजल, यस स्नेहा, यस गुंजन, यस 1.6 इंटू 10⁻⁻19, यस। अब देखो बेटा, ये जो दो डेटा आपके पास आ गया, ई का वैल्यू आ गया और ई बाई एम आ गया, तो इसी का यूज करके मैथमेटिकली आप मास निकाल सकते हो इलेक्ट्रॉन का कितना होगा। कैसे निकालोगे? आपको ई पता है और ई बाई एम पता है, तो ई को अगर ई बाई एम से डिवाइड कर दोगे, देखो ई को ई बाई एम से डिवाइड कर देंगे, क्या रह जाएगा मैथमेटिकली? ई से ई कट गया, यानी एम रह जाएगा। तो एम का वैल्यू ऐसे निकाला जाता है, इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज को उसके चार्ज टू मास रेशियो से डिवाइड कर देते हैं। सो ये डिवाइड कर देते हैं, चार्ज है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और ई बाई एम का रेशियो कितना आ रहा था हमारे पास, -1.758 इंटू 10⁻11। ये आया था कूलम पर किलोग्राम में, निकाला था ना बेटा, कूलम पर किलोग्राम में, यूनिट ध्यान रखना। सो इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, बताओ जल्दी से। इलेक्ट्रॉन का मास कितना आता है, पता है इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का मास आएगा 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम अप्रोक्स। थोड़ा बहुत इधर उधर राउंडिंग कर दे रहा हूं बेटा, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ले रहा हूं मैं। सो 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, ये किलोग्राम में लिख रहा हूं बेटा, ग्राम में चाहिए होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई कर लेना। लिखो जल्दी से नोट करते रहो बेटा, वैल्यू नोट करते हुए चलना है। नोट करो बेटा, नोट किया? अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन का जो मास है, अगर हम एएमयू में कन्वर्ट करना चाहें, एएमयू याद है सबको? अब ऐसे मत देखो सर एएमयू क्या बोल दिया आपने। पहला चैप्टर याद करो, जब हम नए 11th में आए थे अभी 2 महीने पहले, तब क्या बताया था आपको, एटॉमिक मास समझाया था। एटॉमिक मास की जो यूनिट बनी थी वो कुछ नहीं थी, तो उसको झूठ मूठ कर साइंटिस्ट ने एएमयू लिख दिया था। एएमयू की फुल फॉर्म एटॉमिक मास यूनिट। क्या मतलब होता है? बोले कुछ मतलब नहीं होता है, ऐसी फालतू है। समझाया था पूरा रिलेटिव एटॉमिक मास। जो नए स्टूडेंट आए बेटा
वो पुरानी क्लासेस के बेटा मैं आपको बार बार बोलता हूँ बेटा कि जो भी रिकॉर्डिंग्स पढ़ी हैं उनको देखते जरूर रहो बेटा। मोल कॉन्सेप्ट हुआ था उसमें पूरा का पूरा मैंने बेसिक से समझाया था इस चीज को। तो एएमयू में अगर निकालना तो कितना हो जाएगा? अच्छा पहले ये तो बता 1 एएमयू की वैल्यू कितनी होती है, जरा बताओ तो देखिए कितने को याद है 1 एएमयू कितना आता है? 1 एएमयू की वैल्यू बताओ तो कितनी होती है? 1 एएमयू की वैल्यू किलोग्राम में कितनी होती है? हाँ चंदन एटॉमिक मास यूनिट, स्नेहा एटॉमिक मास यूनिट, गुंजन बिल्कुल सही है, फुल फॉर्म रेनू बिल्कुल सही है, फुल फॉर्म तो सही लिखी है। एएमयू का वैल्यू बताना कितना होता है बेटा? अंकुश कह रहा है 9। नहीं नहीं बेटा, नहीं नहीं नहीं, एएमयू का किलोग्राम में कितना रिलेशन होता है? 1 एएमयू कौन सी यूनिट चल रही है एटॉमिक मास के लिए, किससे कंपेयर होता है? जरा बताओ जल्दी से। देखो पढ़ नहीं रहो तुम लोग, गलत बात है। एटॉमिक मास निकालने के लिए एक रेफरेंस एटम लिया गया था, याद आया कुछ? उस रेफरेंस एटम की एक यूनिट से सबको कंपेयर करते हैं, उसी को एएमयू कहा जाता है, 1 एएमयू कहा जाता है। सो जो रेफरेंस एटम है, पहले ये बताओ रेफरेंस एटम कौन है जिसको एटॉमिक, जिससे एटॉमिक मास कंपेयर होता है, कैलकुलेट होता है? यस रेनू, C12 से कंपेयर करते हैं, शाबाश बेटा। सौरभ ने लिखा है आंसर करेक्ट, गुंजन आंसर करेक्ट, फिलिप्स आंसर करेक्ट, पायल C12 करेक्ट बेटा, चंदन C12 बेटा, C12, आरती C12 करेक्ट बेटा, रेफरेंस C12, गुंजन करेक्ट करेक्ट चंदन, यस यस। तो एएमयू कितना था बेटा, भूल गए? एएमयू का वैल्यू इतना आएगा, ये याद नहीं रखा हुआ शायद। 1 एएमयू का वैल्यू बेटा, कार्बन का 1/12 होता है ना, जैसे C12 आप सबको याद है, तो कार्बन का 1/12 कितना आता है? ये लगभग लगभग आता है वो, ये बेटा अप्रोक्सीमेट में लिख दे रहा हूं, 1.66 या 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम आता है। ये लिख लो तो कहीं पेज के ऊपर, बार बार एएमयू और किलोग्राम में फिर कंफ्यूज हो गया पूरी केमिस्ट्री में। लिखो जरा पेज के ऊपर कहीं पर बड़ा बड़ा लिखो इसको, 1 एएमयू कितना होता है। और यही चीज कैसे निकलती? ये निकलती एवोगैड्रो नंबर का रेसिप्रोकल है ये। अरे इसमें अगर नंबर निकालोगे तो एवोगैड्रो नंबर के इक्वल आएंगे, तो एवोगैड्रो नंबर को उल्टा करके देख लो, यही आ जाएगा। तो 1/एवोगैड्रो नंबर होता है ये। लिखो 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 जल्दी से, लिखो 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 लिखो, लिखा? रेनू क्या पूछ रही बेटा? सर चार्ज में डायरेक्शन के हिसाब से साइन लगता है, तो माइनस कैसे हुआ? बेटा चार्ज बताया था ना लास्ट लेक्चर में बच्चा, कि जब कैथोड रेज को इलेक्ट्रिक फील्ड से पास कराया गया तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रिक प्लेट की तरफ डाइवर्ट हो गई, तो नेगेटिव होंगी तभी तो पॉजिटिव प्लेट से अट्रैक्ट हो गई। तो यहां से प्रूफ हो गया था कि इनमें नेगेटिव चार्ज होता है। और पार्टिकल कैसे प्रूफ किया था, उस पर तो बहुत बड़ा लेक्चर दिया था, इंपैक्ट पड़ा था, व्हील रोटेट करा था, आज भी समझाया आते ही बेटा मैंने। सो नेगेटिव तो पहले से प्रूफ हो गया था बेटा। रेनो ठीक है? तो इसको पता है बेटा, इलेक्ट्रॉन को जब एएमयू में लिखोगे तो ये लगभग लगभग आएगा, ये अप्रोक्सीमेट इतना जाएगा, बड़ा छोटा जाता है। यहां से देखो कितना छोटा, ये बहुत छोटा मास होता है बेटा इलेक्ट्रॉन का, 10⁻⁻31 किलोग्राम, बहुत ही छोटा इलेक्ट्रॉन है। या एएमयू में इतना जाएगा बेटा, 0.00054, 0.00054 एएमयू। बेटा अब ऐसे कंफ्यूज मत होना कि सर मैंने तो गूगल पे देखा तो 0.00055 लिखा हुआ था। अब मैं मतलब एक अप्रोक्सीमेट डेटा चल रहा है, हर कोई अप्रोक्सीमेट लिखता है बेटा, एक्यूरेट की जरूरत नहीं पड़ती है। तो 0.00054 एएमयू इलेक्ट्रॉन का मास होता है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है, इलेक्ट्रॉन का मास। तो ये तो बातें हो गई बेटा डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज और इलेक्ट्रॉन्स की। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब देखो क्या हुआ, अब साइंटिस्ट और चिंता में आ गए, बोले यार नेगेटिव पार्टिकल डिस्कवर हो गया, एटम के अंदर नेगेटिव पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब अब पॉजिटिव पार्टिकल भी होने चाहिए। भाई क्यों होने चाहिए? क्योंकि यार एटम तो पूरा न्यूट्रल है, अगर कोई पूरी चीज न्यूट्रल है, उसके अंदर नेगेटिव है, तो उसके अंदर पॉजिटिव भी उतना ही होना चाहिए, तभी तो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करेंगे, तो नेट चार्ज 0 हो जाएगा। तो बोले अब ऐसा पार्टिकल ढूंढो उसके अंदर पक्का मिलेगा जिस पर इलेक्ट्रॉन के इक्वल चार्ज आएगा लेकिन पॉजिटिव में आएगा। तो नेक्स्ट थी डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज, डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज, एनोड रेज।
नोट हो गया बेटा? बेटा नोट्स अच्छे से बनाना। मैं एक बात बहुत गारंटी से बोलता हूं बेटा, मैं जो नोट्स आप लोगों को दे रहा हूं बच्चा, ये कहीं किसी बुक में नहीं मिलने वाले आपको, नहीं, बिल्कुल। मतलब 10 बुक का निचोड़ बेटा मैं आप लोगों को दे रहा हूं, समझ लो आप जी। आपको किसी भी बुक से कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं, बस प्रैक्टिस करना है बस आपको बेटा, ठीक है? अभी थ्योरी चलेगी बेटा, अभी तो प्रैक्टिस क्या करोगे, अभी तो थ्योरी चलेगी 2-3 लेक्चर तक, जब क्वेश्चन आएंगे तब बाद में देखेंगे, अभी तो पहले कंसेप्ट समझो बेटा। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज। एनोड रेज। अभी कैथोड रेज की बात पूरी होगी बेटा। चलो जल्दी से हेडिंग दो, डिस्कवरी ऑफ डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज, ठीक है? क्या थे भाई, सुनो, हेडिंग दे दी तो आप सुनो, देखो यहां पर बेटा आपका काम पूरा हो गया। इधर देखो, इधर फोकस करो मेरे तरफ। बिल्कुल वही एक्सपेरिमेंट है जैसे हमने डिस्चार्ज ट्यूब कैथोड रे के लिए लिया था, ऐसी एनोड रेज के लिए भी वही डिस्चार्ज ट्यूब जिंदाबाद। थोड़ा बहुत चेंजेस करेंगे, वो चेंजेस बताता हूं, देखो क्या चीज है बेटा। पहले तो वही ग्लास ट्यूब बना लेते हैं बेटा, ये लगभग लगभग ना आधा मीटर लंबा ग्लास ट्यूब होता है, वो सब फालतू बातें, मैं उस टाइप की चीजें कभी नहीं पढ़ाता, अननेसेसरी फालतू चीजें होती है कि कितना मीटर होता है, क्या होता है, ये सब थोड़ी ना पूछा जाता है कभी कंपटीशन में। एनीवेज, ये एक आपके पास एक ट्यूब है, नैरो ट्यूब है, ग्लास ट्यूब है, जिसको डिस्चार्ज ट्यूब कहा जाता है बेटा। कैथोड रे के यूज कर रहे हो तो इसको कैथोड रेज ट्यूब कह सकते हो, एनोड रेज के यूज कर रहे हो तो इसको एआरटी के एनोड रेज ट्यूब कह सकते हो। क्या फर्क पड़ गया? दो मेटल प्लेट लगा देते हैं जो इलेक्ट्रोड का काम करेंगे, ठीक है? दो मेटल प्लेट मैंने लगा दी जो कि इलेक्ट्रोड का काम करने वाले हैं, और इन मेटल प्लेट को एक्सटर्नल बैटरी से, बहुत पावरफुल बैटरी से कनेक्ट कर दिया, इनको कनेक्ट कर दिया, किसी हाई वोल्टेज की बैटरी से कनेक्ट कर दिया। कितना वोल्टेज लगाया था? कितना वोल्टेज लगाया था? 10,000 या उससे भी ज्यादा का वोल्ट अप्लाई करना है। जो गैस है वो काफी कम प्रेशर पे, वही सारी कहानी है बेटा, सब घिसी पिटी वही कहानी है, सारा कुछ सब कुछ वही कहानी है बेटा जी। इसमें लगभग ये एक तरह से वैक्यूम क्रिएट करने के लिए पंप होता है, जहां से पंप आउट की जाती है गैस। अब चेंज क्या है सुनो, अब दोनों, अरे देखो देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, तुम लोग को बड़ी जल्दी रहती है फिगर बनाने की। देखो इधर देखो, ये कौन सी प्लेट है? नेगेटिव से कनेक्टेड, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो ये नेगेटिव प्लेट, यानी इसको नाम दिया था हमने कैथोड, ये हो गया कैथोड। और ये साइड जो पॉजिटिव प्लेट से कनेक्टेड है, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड प्लेट है, तो ये पॉजिटिव प्लेट है, इसको नाम दिया हमने एनोड। अब देखो बेटा क्या है, यहां पर एनोड एकदम सॉलिड प्लेट नहीं लेना है, उसके अंदर छोटे छोटे होल्स कर दिए। एक दूसरे साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया बेटा, इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था गोल्डस्टीन ने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था। ये जो एनोड की प्लेट है, मैं इसको थोड़ा बड़ा बनाता हूं, जैसे ये एनोड की प्लेट ऐसे है, सपोज कर लो, अभी साइड से ऐसे दिख रही है, बट ये थोड़ा ऐसे होगी, ऐसे हल्का सा अवल शेप में मैंने रख दिया है प्लेट को। सो इस प्लेट पे क्या किए बेटा, उन्होंने होल्स बना दिए, होल्स, छोटे छोटे होल्स क्रिएट कर दिए, होल्स होल्स होल्स, होल्स बोल दो या कनाल बोल दो, ये होल्स क्रिएट कर दिए, कैविटीज क्रिएट कर दी, ऐसा समझो आप जो, इनमें होल्स है। सो होल वाली प्लेट रखनी है, इसको कहा जाता है परफोरेटेड ट्यूब, परफोरेटेड प्लेट, इसको कहते हैं परफोरेटेड इलेक्ट्रोड, परफोरेटेड इलेक्ट्रोड कहते हैं। एक करेक्शन करूं, मेरे मुंह से शायद एनोड निकल गया ना, नहीं एनोड से तो रेज आएंगे, सॉरी, कैथोड को बेटा, कैथोड को ये काम करना है कि कैथोड जो है परफोरेटेड कैथोड आपको लेके चलना है, यानी इसमें होल्स बना देने। अब भाई मैं तुम्हें डायग्राम में होल्स कैसे दिखाऊं, मैं एक काम करता हूं, मैं तो दिखा दूंगा, बट तुम्हें पता नहीं दिखेंगे या नहीं दिखेंगे, मार्कर भी इतना, ओ पूरा ही गायब हो गया। अरे चलो कोई बात नहीं, ठीक है, ऐसी मैं थोड़ा सा बीच बीच में गैप छोड़ा हूं, मान लेना बेटा कि ठीक है, बीच में गैप छोड़े का मतलब है कि होल्स है इसमें। सो जो कैथोड है, अब बनाओ डायग्राम, वो कैथोड डॉट डॉट करके बनाना है, ऐसे बनाना है, डॉट
ऐसे बनाना, बीच में गैप छोड़ देना बेटा उसमें, ठीक है, होल्स होने चाहिए। इसको कहा जाता है परफोरेटेड कैथोड। बस इतना मॉडिफिकेशन किया। और गोल्डस्टीन एक नए साइंटिस्ट है, वो कुछ 10-20 साल के बाद फिर से एक्सपेरिमेंट रिपीट कर रहे थे, क्योंकि सारे साइंटिस्ट लगे हुए थे कि भाई पॉजिटिव पार्टिकल भी होना चाहिए, पॉजिटिव पार्टिकल भी होना चाहिए। तो गोल्डस्टीन ने वो चीज ऑब्जर्व कर ली। अब बता रहा हूं आगे, चलो डायग्राम बना लो। तुम लोग बहुत इंपेशेंट रहते हो, बनाओ जल्दी से, बनाओ फटाफट, बनाओ इसको, बनाओ 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 बनाओ। बना दिया? अरे हो गया, इसको को फ्रेम करवाना है क्या इसको? हो गया, चलो इधर देखो अब। रीनू क्या कह रही है? सर डिस्चार्ज ट्यूब को ग्लास रॉड भी मान सकते हैं? हाँ बेटा, ग्लास रॉड ग्लास ही होती है, ग्लास की बनी होती है, ग्लास ट्यूब ही होती है, तो नाम उसका कुछ भी रख दो बेटा। चंदन राठौर बेटा, बच्चा मेरे चंदन राठौर बेटा, प्लम पुडिंग मॉडल कहीं और था। तूने अपना सॉफ्टवेयर पुराना डिलीट नहीं किया ना? मैं क्या बोलता हूं कि पहले सारी पुरानी जो बातें पढ़ी हैं, पता नहीं आपने कहीं से कहीं कुछ पढ़ा है बेटा, उसको डिलीट कर दो एकदम। मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं बेटा। प्लम पुडिंग मॉडल अभी कहां आ गया यार, अभी तो बहुत आगे की बात है वो बेटा। चलो देखो अब यहां पर क्या हुआ। सो गोल्डस्टीन बेटा जब एक्सपेरिमेंट फिर से परफॉर्म कर रहे थे, तो उन्होंने ये देखा कि खाली कैथोड की साइड से रेडिएशन नहीं निकलते। कैथोड के साइड से रेडिएशन जो निकलते थे उनको तो कैथोड रेस बोल दिया था पहले। बोले साइमल्टेनियसली उसकी उल्टी डायरेक्शन में एनोड की तरफ से भी रेडिएशंस आ रहे हैं या रेज आ रहे हैं। सो एनोड की साइड से इसकी तरफ रेडिएशंस आ रहे हैं, एनोड की साइड से इसकी तरफ रेज आ रहे हैं, एनोड की साइड से इसकी तरफ, कैथोड की तरफ रेज आ रहे हैं। अब क्योंकि ये सब एनोड की साइड से आ रहे थे, तो इनको नाम दे दिया क्या? एनोड रेज। एनोड रेज, वो तो कॉमन सेंस की बात होगी, फालतू बात है, ठीक है। अब फिर इनकी एनोड रेज की प्रॉपर्टीज को इन्वेस्टिगेट किया गया। सो इनकी प्रॉपर्टी भी बेटा वही लगभग निकल के आई जैसे कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज थी। प्रॉपर्टी सब कुछ वही है। चलो जल्दी से रेस बना दो, तुम एक एक मोमेंट के लिए बहुत इंपेशेंट हो जाते हो। चलो बनाओ, बनाओ जल्दी से रेस बनाओ, डायग्राम तो बना ही दिया था, रेस बनाओ, बनाइए रेस। अरे एनोड से कैथोड की तरफ दिखाना, उल्टा मत दिखा देना। चल नीचे लिखो तो जरा, लिखो नीचे, एक मिनट, एक पॉइंट लिखो बस। पूरी बातें फिर से नहीं लिखा रहा हूं कि ये था वो था, ऐसे क्या वैसे क्या, सीधे सीधे एक पॉइंट लिखो। when high voltage was applied when high voltage was applied high voltage was applied comma are diverted towards cathode, rays are diverted towards cathode and originated from anode side, originated from anode side, एनोड की तरफ से ओरिजिनेट हो रही है ऐसा लग रहा है, originated from anode side। हाँ जो बोलता हूं वैसे ही लिखना। देखो मेरे बोलने के तरीके में कुछ बातें छुपी होती हैं बेटा, अभी पता चलेगा। ओरिजिनेटेड फ्रॉम एनोड साइड, मैंने ये बोला कि एनोड की तरफ से लग रहा है आ रही है, ओरिजिनेट हो रही, मैंने ये नहीं बोला एनोड प्लेट से निकल रही है। यस, यहीं पर पहचान होती है, कुछ जो अच्छे तरह से पढ़े हुए टीचर हैं या नहीं है। एनोड की प्लेट से ये रेज नहीं निकलती हैं, ये एनोड की तरफ से ऐसा लगता है कैथोड की तरफ ये रेज आ रही है। अभी कहां से आती है अभी समझाने जा रहा हूं, यही चीज डिफरेंस है बेटा इसमें। देखो क्या था बेटा, जब इनकी प्रॉपर्टीज को एनालाइज किया तो पहले तो वही पुरानी घिसी पिटी प्रॉपर्टीज हैं कि भाई ये भी बहुत हाई स्पीड से चलती हैं, ये भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं, वही सब कहानी है बेटा। कैसे पता चला? अरे वो ऑब्जेक्ट वगैरह रखा, सब कुछ रखा, ठीक है बेटा, बहुत टाइम जाएगा। तो सब कैथोड रेस की प्रॉपर्टी, इनकी भी प्रॉपर्टीज है। इनमें भी मटेरियल पार्टिकल्स होते हैं, मास पार्टिकल होते हैं। कैसे पता चला कि वो व्हील को घुमा दिया इंपैक्ट लगा के, सब वही कहानी है। लेकिन डिफरेंस क्या था बेटा कि ये जो रेज थी इलेक्ट्रिक फील्ड में नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी, या नेगेटिव प्लेट की तरफ डाइवर्ट हो रही थी। तो डिफरेंस ये है कि इनके अंदर जो चार्ज होता है, ये जो पार्टिकल्स है वो पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। ये डिफरेंस नेचुरल सी बात है, मल्टी रेस पढ़ रहे हैं यहां पर जो है। आई थिंक इसको भी लिखने की कोई जरूरत नहीं है,
कि पॉजिटिव पार्टिकल से मिलकर बनी है पॉजिटिव रेज होती है, ठीक है, वही चीज हो गया, वही सारी प्रॉपर्टी। अगर कोई पूछे कि एनोड रेज की प्रॉपर्टी क्या है, तो वही कैथोड रेज वाली प्रॉपर्टी उठा के चिपका देना यहाँ पर, बस चार्ज उल्टा कर देना, ठीक है बेटा, मैं उनको रिपीट नहीं कर रहा। अब मेन पॉइंट सुनो जो शायद ही कोई आपको बताएगा बेटा। देखो क्या हो रहा था जब अल्टीमेटली आगे इनके लिए इन्वेस्टिगेशन किया गया, क्या मेन चीज है चार्ज और मास, जो आज हमने आते ही पढ़ा कैथोड रेस का। तो जब इनका E/m रेशियो निकाला गया, E का मतलब चार्ज बेटा, आप कुछ लोग कह रहे होंगे सर E से क्यों रिप्रेजेंट करो, प्रोटॉन है तो P से दिखाओ इसको, कोई बात नहीं, सिंबल एक बार साइंटिस्ट ने बनाते तो साइंटिस्ट कभी इन फालतू चीजों पर नहीं सोचते, बोले चार्ज को मैंने E से रिप्रेजेंट कर दिया तो E का मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं है, E का मतलब चार्ज है, ठीक है, शुरुआत इलेक्ट्रॉन ने करी थी, इसको भी मैं E से ही दिखा रहा हूं। तो इनका भी जब E/m रेशियो चेक किया गया बेटा, तो इसमें प्रॉब्लम ये आ रही थी कि E/m रेशियो जो है इसका फिक्स्ड नहीं हो पा रहा था, नॉन फिक्स्ड हो रहा था। यस, यानी इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जब गैस अलग अलग भर रहे थे, जैसे हाइड्रोजन गैस लिया तो कुछ और E/m रेशियो आ गया, नाइट्रोजन गैस लिया तो कुछ और E/m रेशियो आ गया, ऑक्सीजन गैस लिया तो कुछ और E/m रेशियो आ गया। तो यहां से साइंटिस्ट को समझ में कि ये E/m रेशियो गैस पे डिपेंड कर रहा है, यानी ये जो पॉजिटिव रेज हैं, ये जो एनोड रेज हैं जिनके अंदर पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं, ये जो पॉजिटिव पार्टिकल्स बन रहे हैं, क्यों बन रहे हैं, क्योंकि इसमें जो गैस भरी हुई है, उस गैस से जब कैथोड रेज टकरा रही है, आपको पता है कि कैथोड रेज में नेगेटिव पार्टिकल्स होते हैं, सो नेगेटिव पार्टिकल जब गैस के पार्टिकल से, गैस के मॉलिक्यूल से टकरा रहे हैं, तो टक्कर कर करके उन्होंने गैस के पार्टिकल्स को आयोनाइज कर दिया, इंड्यूस कर दिया। अरे इंडक्शन पढ़ा है, जानते हो, फिजिक्स में तो सुना होगा बेटा इंडक्शन, नेगेटिव बॉडी जब किसी बॉडी के नजदीक आती है तो उसको पॉजिटिव कर देती है, अरे पढ़ा है ना, ऐसा सुना है ना कहीं पर, जो है वही चीज यहां पर हो रही है कि जब ये नेगेटिव कैथोड रेज के पार्टिकल जब उस गैस से बार बार, क्योंकि गैस से पास होते हुए जा रहे हैं, वो कैथोड रेज जो पुरानी वाली थी, तो उस गैस से जब पास होते जा रहे हैं तो गैस के मॉलिक्यूल से उनकी टक्कर हो रही होंगी, तो उन्होंने गैस के मॉलिक्यूल्स का या गैस के एटम्स का आयनाइजेशन कर दिया, और वही जो आयनाइज्ड पार्टिकल हैं वो पॉजिटिव पार्टिकल बन गए यहां पर, और वही गैस के पॉजिटिव आयनाइज्ड पार्टिकल इकट्ठे होकर रेज की फॉर्म में इधर भाग रहे हैं, एनोड से कैथोड की तरफ भाग रहे हैं, यानी कैथोड की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं बेसिकली। तो एनोड से नहीं निकला था कुछ भी, वो गैस के आयोनाइजेशन से बना था, गैस के आयोनाइजेशन से बना था। इसके अंदर जो गैस थी उसके आयंस बन गए, पॉजिटिव आयंस बन गए, पॉजिटिव आयंस बन गए, पॉजिटिव आयंस बन गए, पॉजिटिव आयंस बन गए, और ये पॉजिटिव आयन मिलजुल कर इस तरफ भाग रहे थे, इस तरफ भाग रहे थे, इस तरफ भाग रहे थे। यानी E/m इसलिए फिक्स नहीं हो पा रहा था कि भाई जब गैस बदल रहे थे तो पॉजिटिव पार्टिकल बदल जा रहा था, नाइट्रोजन था तो नाइट्रोजन के लिए N पॉजिटिव हो जा रहा था, कोई और गैस है ऑक्सीजन के वो पॉजिटिव पार्टिकल हो जा रहे थे, हाइड्रोजन के H पॉजिटिव पार्टिकल हो जा रहे थे। सो भाई इनका तो E/m अलग अलग होगा क्योंकि इनका मास अलग अलग है, ये गैस पर डिपेंड कर रहा है, पुराना वाला गैस पर डिपेंड नहीं कर रहा था। बेटा मैं बहुत हाई लेवल पर जा रहा हूँ, ये थोड़ा सा मेरी आदत है, मैं पढ़ाते पढ़ाते कहां पहुंच जाता हूँ, किसी को अभी इंटरेस्ट नहीं होगा, हो सकता है कुछ लोग बोर हो रहे होंगे, जो बोर हो रहे हैं समझ जाओ बेटा वो थोड़ा सा भी नीचे लेवल पे है, बेटा लेवल थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा आपको बच्चा, ठीक है, सुनो बेटा ध्यान से। जब अलग अलग गैस यूज कर रहे हैं तो अलग अलग मास है, इसलिए चार्ज टू मास रेशियो फिक्स नहीं हो पा रहा। अब बड़ी परेशानी होगी साइंटिस्ट के सामने कि यार ये E/m जो निकले वो तो सबके अलग अलग हो गए, अब हम किसको पॉजिटिव पार्टिकल माने, हमें एक ऐसा पॉजिटिव पार्टिकल चाहिए था जिसका चार्ज एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन के बराबर और उल्टा आ जाए, उल्टा तो हो गया, चलो पॉजिटिव तो हो गए, बोले लेकिन इसका पॉजिटिव पार्टिकल का मास कुछ और है, इसके पॉजिटिव पार्टिकल का मास या चार्ज टू मास रेशियो कुछ और है, तो बोले किसको प्रोटॉन बोले। तब एक साइंटिस्ट थे रदरफोर्ड साहब ने एक सजेशन दिया कि यार एक काम करो, जब E/m सबका अलग अलग आ रहा है, E/m सबसे ज्यादा किसका आ रहा है, उसने ये बात उठाई सारे साइंटिस्ट के बीच में, उसने ये बात बोली कि भाई E/m वैल्यू हाईएस्ट किसका है, ये बताओ हाईएस्ट किसका है, मैक्सिमम किसका है। बोले किसका मैक्सिमम होगा, जिसका मास मिनिमम होगा, सबसे छोटा होगा। बोले कौन है सबसे छोटा पार्टिकल, बोले हाइड्रोजन है। बोले हाइड्रोजन का जितना भी आ रहा है उसकी वैल्यू यहां पर लिखो और उसको प्रोटॉन मान लो।
ये रदरफोर्ड ने सजेशन दिया कि E/m वैल्यू सबसे बड़ी जिसके लिए उसको प्रोटॉन मानो, यानी जो सबसे छोटा पार्टिकल है उसका E/m सबसे बड़ा आएगा। बोले H पॉजिटिव को आज के बाद ये दुनिया जो प्रोटॉन के नाम से जानेगी। तो प्रोटॉन बेसिकली हाइड्रोजन का पॉजिटिव पार्टिकल होता है। प्रोटॉन बेसिकली हाइड्रोजन का पॉजिटिव पार्टिकल होता है H पॉजिटिव। ऑक्सीजन के पॉजिटिव पार्ट को प्रोटॉन नहीं बोलते। अब वो बात अलग है कि बेटा सब में प्रोटॉन्स होते हैं, H पॉजिटिव के बराबर का जो प्रोटॉन बना वो अल्टीमेटली सबके न्यूक्लियस में पाया जाएगा। लेकिन कहानी की शुरुआत ऐसे हो रही कि H पॉजिटिव जो है एब्सोल्यूट प्रोटॉन चीज है आपकी। इसका वैल्यू जो भी था वो इसका वैल्यू इन्होंने यहां पर रखा और ये वैल्यू आ रहा था आपका 9.57 इंटू 10⁻7 कूलम पर किलोग्राम। ये इसका E/m वैल्यू निकल के आ रहा था यहां पर 9.57 इंटू 10⁻7। एक मिनट 10⁻7 लिखा बेटा, 10⁻7। तो ये जो कहानी मैंने बकवास कहानी आपके सामने बोली है मुझे लिखवाना पड़ेगा आपको। चलो लिखेंगे बेटा सबके सब, लिखेंगे सबके सब बेटा इस बात को। चलो, दीज एनोड रेज, लिखो लिखो, दीज एनोड रेज वर डेवलप्ड, these anode rays were developed due to ionization of gas, due to ionization of gas particles, ionization of gas particles, while cathode rays are passing through, cathode rays are passing through it। आई समझे बेटा, जब कैथोड रेज इनसे पास हो रही है तो उन्होंने गैस के पार्टिकल्स का आयनाइजेशन कर दिया और उन्हीं के आयन से मिलकर एनोड रेज तैयार हुई है। ये मैंने लिखवाया आपको, ठीक है। सो एनोड रेज बेसिकली क्या, पॉजिटिव पार्टिकल्स का कलेक्शन है और कुछ भी नहीं है, गैस के पॉजिटिव पार्टिकल्स का कलेक्शन है। तो इसलिए अब पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखो बेटा, हेंस E/m वैल्यू, E/m, हेंस E/m मतलब चार्ज टू मास रेशियो, E/m वैल्यू डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ गैस, डिपेंड्स अपॉन nature of gas filled in a discharge tube, nature of gas filled in a discharge tube, nature of gas filled in a discharge tube, but proton was accepted as, लिखो लिखो, proton was accepted as highest value, proton was accepted as highest value which is for positive particles of hydrogen, which is for positive particles for hydrogen, positive particles of hydrogen, कोई बात नहीं जो भी लिखा, positive particles of hydrogen। H पॉजिटिव को प्रोटॉन एक्सेप्ट किया गया, यानी जो हाईएस्ट वैल्यू थी उसको प्रोटॉन माना गया। अब बोर्ड पे जो वैल्यू लिखा बेटा मैंने नोट कर लो सबके सब, बोर्ड पे जो वैल्यू लिखा नोट कर लो, आपके मैसेज देख लो भाई क्या क्या लिख रहे हो तुम लोग। अच्छा कुछ लोग तो आंसर दे रहे थे साथ साथ, ठीक है बेटा अच्छी बात है। सेजल का आंसर आया था, उस सेजल ने कुछ लिखा था सर इसमें भी जिंक सल्फाइड की कोटिंग। हाँ बेटा सेजल बिल्कुल बेटा, जिंक सल्फाइड की कोटिंग। एक्चुअली बेटा ये फालतू चीजें मैं बोलना बार बार भूल जाता हूँ, मुझे मेन टेक्निकल चीज पे ध्यान रह जाता है बेटा। बिल्कुल सेजल ने जो बात बोली बेटा, देखो ये रेज कैसे पता चलती है ना, देखो वही ये क्या ना फालतू बातें पता नहीं मुझे क्यों नहीं ध्यान में रहती है। देखो 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 एक मिनट बता, देखो देखो बेटा इसमें भी क्या होता कि ये जो आपने कैविटीज बनाई थी इसके अंदर होल्स बनाए थे,
होल्स इसी पर्पज से बनाए थे कि जब ये रेडिएशन इसको क्रॉस करके पीछे की तरफ जाएगा, क्योंकि प्लेट लोगे तो प्लेट रोक दे रहा था, उसको पता नहीं चल रहा था। तो जब परफोरेटेड प्लेट लिया जिसके बीच में होल्स थे, कनाल्स थी, तो ये रेज उनसे पास होकर पीछे जो ग्लास है उसके ऊपर हमने कोटिंग लगा रखी है। किसकी कोटिंग लगा रखी है? अरे बोलो किसकी कोटिंग लगा रखी है? जिंक सल्फाइड ऐसा कुछ फ्लोरिसेंस मटेरियल होता है, बताया था लास्ट लेक्चर में, एक जो आपके ग्लो वगैरह करते हैं, फ्लोरिसेंस प्रोड्यूस करते हैं, जैसे रेडिएशन टकराएंगे तो चमक दिखाई देगी इन पर, तो पीछे मटेरियल लगा रखा है और ये कैविटी से पास होकर उन पर टकराई तो पता चला अच्छा इस साइड से भी कुछ रेज आ रही हैं। ठीक है, वही चीज है। हाँ, रेस का पता वहीं से चलता है, सेजल ने रिमाइंड करा है, थैंक यू बेटा। चलो ठीक है। हाँ, पायल क्या पूछी बेटा? आयोनाइजेशन क्या है बच्चा? आयोनाइजेशन का मतलब बेटा आयंस में बदल देना है किसी को। आयंस में बदल देने का मतलब ये होता है बेटा, पायल सुन मेरी बात, बाकी बच्चे भी सुने बेटा, कि जब कोई चार्ज्ड बॉडी किसी न्यूट्रल चीज से टकराती है, कोई चार्ज्ड पार्टिकल, कोई चार्ज्ड बॉडी किसी न्यूट्रल चीज से टकराती है, तो न्यूट्रल चीज को अपने से ऑपोजिट चार्ज से इंड्यूस करा देती है। ये इंडक्शन का लॉ है, फिजिक्स में कॉन्सेप्ट होता है आपका, केमिस्ट्री में भी चलता है बेटा। नेगेटिव किसी के पास में आएगा तो दूसरे को पॉजिटिव कर देगा आपका। तो इसी तरह से क्या हुआ कि जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जब गैस के मॉलिक्यूल, गैस के एटम से टकरा रहे थे, तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जब गैस के पार्टिकल से टकराए तो गैस के पार्टिकल पॉजिटिव हो गए, तो पॉजिटिव आयंस में बदल गए। पॉजिटिव आयंस में बदलने को आयोनाइजेशन कहा जाता है। ठीक है बच्चा, अच्छी बात है बेटा, ऐसे पूछते रहो जिसको जो जो वर्ड समझ में नहीं आ रहे बेटा, इसको आयोनाइजेशन कहा जाता है। हाँ रेनू, तभी हाइड्रोजन का नाम प्रोटॉन। अभी तो तुम्हें बहुत सारे सरप्राइजेस मिलेंगे जो रट्टे मारे होंगे तुमने। एक एक चीज आपको बारीकी से पूरा समझाऊंगा, कैसे कैसे पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर तैयार हुआ था। यस, जिंक सल्फाइड। क्या देखो, क्या नाम है बेटा? आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन वगैरह का नहीं लेना देना था। आयनाइजेशन बेटा वही चीज है, इलेक्ट्रॉन के कोलिजन से एटम्स आयनाइज हो रहे हैं बेटा, कोलिजन है, इंपैक्ट है ये। ठीक है बच्चा, इंपैक्ट है बच्चा ये। ओके, अच्छा ई बाई एम वैल्यू लिख लिया था बेटा आप लोगों ने? मैंने जूम इन कर दिया इसको, तो जूम आउट कर देता हूं। ये ई बाई एम वैल्यू लिख लिया था सबने बेटा? ये वाला वैल्यू, इसको हाईलाइट कर लो बच्चा, हाईलाइट कर लो। मेन देखो, यहीं से एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन उठते हैं बेटा। वो सब चीजों नहीं उठते कि कौन सा जिंक सल्फाइड लगाया, कोटिंग लगाया, क्या लगाया, ग्लास का बना है, आयरन का बना, वो फर्क नहीं। मेन बेसिक चीजें यहीं से पूछी जाती हैं बेटा कि कैसे कैसे चीजें हुई है। अब चलो आगे की कहानी बनाते हैं। ई बाई एम आ चुका है बेटा, हमने एच पार्टिकल को प्रोटॉन मान लिया बेटा। अब इसका क्या रह गया? अब इसका रह गया भाई चार्ज, तो चार्ज भी वही चीज है, इसका चार्ज कैलकुलेट करके देखा गया, एच पॉजिटिव का चार्ज कैलकुलेट करके देखा गया, तो ये निकल के आया प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और आपको आगे पता ही कि इस चार्ज को E बाई एम से डिवाइड कर देंगे तो मास आ जाएगा, तो मास ऑफ प्रोटॉन, P लिख दो, P फॉर प्रोटॉन। ठीक है, थोड़ा डिफरेंशिएट हो जाएगा। MP इज इक्वल टू कैसे निकलेगा बेटा? जो चार्ज का वैल्यू उसको E बाई एम इस रेशियो से डिवाइड कर दो बेटा, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो ये चार्ज है, और E बाई एम आया था 9.57 इंटू 10⁻7 कूलम पर किलोग्राम। और ये लगभग लगभग कितना आएगा बताओ तो जरा, कितना आता है? पता है किसी को प्रोटॉन का मास? हाँ बेटा, प्रोटॉन का मास पता है किसी को कितना आता है? ये 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। हाँ वही, लगभग लगभग एक एएमयू को इक्वल आता है। एक एएमयू भी यही था ना, 1.66, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, राउंडिंग कर रहा हूं मैं, लगभग लगभग एक एएमयू या 1.007 एएमयू के आसपास जाता है। तो प्रोटॉन इतना भारी है इलेक्ट्रॉन की कंपैरिजन में, मतलब हमारी कंपैरिजन तो छोटा ही है, बट इलेक्ट्रॉन तो देखो 0.0005 एएमयू आ रहा था, 10⁻31 किलोग्राम था।
और ये लगभग लगभग 1 AMU बनता है। अभी पूरा आपको राज बताऊंगा कि आपने जो 9th-10th में पढ़ा था, जब मैं पहले लेक्चर में आया था, आपने बोला था सर एटॉमिक मास इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, बोला था ना, कुछ नहीं ऐसा कुछ। और मैंने वही ये बात बोली थी, गलत है। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू नंबर होना चाहिए। मास कैसे हो गया, तो आप लोग सोच में पड़ गए थे। मैंने कहा था वेट करो, आगे चैप्टर में सारे राज खोलूंगा इसके। ये 9th-10th के जो टीचर आपको पढ़ा के भेजते हैं ऐसे। सो एटॉमिक मास फिर मैंने वहां दूसरे तरीके से समझाया था कि वो एएमयू का कॉन्सेप्ट पूरा एक्सप्लेन किया था, आपको रिलेटिव एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था। लेकिन आपने जो पढ़ा है 9th या 10th में कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक मास, वो भी गलत नहीं पढ़ा है। मेन बात है किसी ने आपको सही से डिटेल नहीं समझाया। वो अभी आ रहा हूं मैं उस बात पर, आ रहा हूं उस बात पे। ये लिख लिया बेटा, बेटा सारी चीज नोट कर लो, जरा नोट कर लो, कोई डेटा रहना नहीं चाहिए बेटा। ये डेटा सही से स्टडी कर लेना बेटा, लिख लो बेटा, लिख लो जल्दी से। यस सेजल, सौरभ, स्नेहा, यस ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है। आरती सही है बेटा, 1.67 इंटू 10⁻27 करेक्ट हो बेटा आप सबके सब, ठीक है। हाँ गुंजन, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, पुरानी बातें सब भूल जाओ, हंसो उन बात पे, कोई बात नहीं, होता है। अरे सबके साथ, हम भी ऐसे टीचर से पढ़े थे बेटा, क्या किया जाए। मतलब टीचर की गलती नहीं है बेटा, स्कूल में जितना होगा ना वो तो वही चीज बताएंगे। अब 9th-10th में कोई थोड़ी ना IIT वाला पढ़ाने जा रहा है आपको जो, सो वो उतना ही बताएंगे बेटा जितना आपको वहां पर 10th के बोर्ड में चाहिए होता है। टीचर की किसी की कोई गलती नहीं है उसमें। अब ये तो मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि देखो मुझे भी खाली बोर्ड लेवल का पढ़ाना होता तो मैं भी फालतू चीजें पढ़ाता। ये मुझे पता है भाई एंट्रेंस एग्जामिनेशन से क्वेश्चन कहां से बनते हैं, तो इसलिए मुझे डीप में जाना पड़ा बेटा, ठीक है। एनीवेज, प्रोटॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया। अब देखो इसके बाद साइंटिस्ट को लगा कि हाँ भाई बड़े मजे आ गए, पॉजिटिव पार्टिकल भी डिस्कवर हो गया, नेगेटिव पार्टिकल पहले डिस्कवर हो गया था। बोले चलो अब एक काम करते हैं, जरा एटॉमिक मास निकालते हैं इनसे, यानी जो एक एटम का मास है। एटम में क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है। देखा जाए तो दिमाग में उनके ऐसे ही आया। अभी थोड़ी देर के लिए एटॉमिक मास पुराना वाला जो मैंने बताया था रिलेटिव वाला भूल जाओ, जनरल क्या होगा। एटॉमिक मास का मतलब क्या होगा, वैसे तो वही होगा ना, एक एटम का मास, यही होता है एक एटम का मास। वो ठीक है कि मैंने आपको रेस्पेक्ट के हिसाब से बताया था, रिलेटिव के हिसाब से बताया था, कार्बन के रेफरेंस में समझाया था, वो आपका रिलेटिव एटॉमिक मास था। एटॉमिक मास नॉर्मल क्या है कि भाई एक एटम के अंदर जो जो चीजें उनके मास का टोटल कर दो। तो इस चक्कर में अब साइंटिस्ट लग गए कि भाई एटॉमिक मास निकालें। बोले जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, मास ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स, मास ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स प्लस मास ऑफ ऑल प्रोटॉन्स, ये सब का टोटल कर दो। मास तो निकल ही गया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ये एक एक इलेक्ट्रॉन का एक एक प्रोटॉन का है, बोले नंबर से मल्टीप्लाई करते हुए चलो। सो अल्टीमेटली देखो तो देखा रे एटम का मास फिट ही नहीं हो पा रहा। अब क्या हो गया यार, ये जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को सबको जोड़कर एटॉमिक मास इक्वल ही नहीं बन रहा है। बोले क्या हुआ ये, बोले यार ये तो बड़ा अच्छा चल रहा था कि चार्ज पूरा काउंटर बैलेंस हो गया था, नेगेटिव भी डिस्कवर हो गया, पॉजिटिव भी डिस्कवर हो गया, लेकिन मास सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा। देखो साइंटिस्ट का दिमाग कैसे चलता है, बोले इसका मतलब अभी फिर कुछ चीज रह गई है। अब तीसरी जो चीज बची हुई है उसमें चार्ज नहीं होना चाहिए, बहुत डर गए वो सबके सब। तीसरी जो चीज बची हुई है, तीसरा कुछ इसके अंदर और है, उसमें चार्ज नहीं होना चाहिए, क्योंकि चार्ज तो अभी इज इक्वल टू करके आपस में काउंटर बैलेंस पूरा एटम न्यूट्रल फिट हो रहा है। लेकिन जो तीसरी चीज होगी वो न्यूट्रल होगी, और लेकिन उसके अंदर मास जरूर होना चाहिए ताकि उसका मास भी यहां पर प्लस हो जाए, और तीनों के मास का टोटल इज इक्वल टू एटॉमिक मास, तब बनेगा इसका मतलब। बोले अभी कुछ तीसरी चीज मिसिंग है इसमें। अब बड़े डर डर के उन्होंने एक्सपेरिमेंट की कि यार ऐसा ना हो पता चलो तीसरा पार्टिकल भी चार्ज निकल जाए तो फिर चौथा है कोई एक ऑपोजिट चार्ज वाला ढूंढना पड़ेगा। ये कहानी चलती रहेगी वही जो। खैर अल्टीमेटली जो है फिर एक साइंटिस्ट को इसमें जो सक्सेस मिल गई। वो सक्सेस की बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे बेटा, आज टाइम काफी आगे जा रहा है बेटा, कोई बात नहीं, उस पर पूरा टाइम लगाएंगे, अच्छे से समझेंगे। तो यानी तीसरा पार्टिकल अभी बचा है जो कि नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको खोज के निकालेंगे। तीसरे पार्टिकल पे चार्ज नहीं होगा ये तो दिख रहा है, नहीं तो चार्ज बैलेंस नहीं हो पाएगा, लेकिन तीसरे पार्टिकल पे मास जरूर होना चाहिए, तभी सारी चीजों का, सारे पार्टिकल का मास मिलकर शायद एटॉमिक मास के इक्वल बन जाए। अभी चल रही है कैलकुलेशंस, लेट्स सी कि नेक्स्ट लेक्चर में क्या चीजें डिस्कवर होके आती हैं। आप में से किसी को कुछ पूछना है?
अच्छा सौरभ कोई बात नहीं, 9th क्लास नहीं पढ़ी, कोई बात नहीं बेटा। हाँ स्नेहा न्यूट्रॉन ठीक है बेटा, आगे आएगा। हाँ ठीक है ठीक है सब। पायल बेटा न्यूट्रॉन वगैरह भी बाद में चलेगा, अभी बाद में आने वाला। समझ में आया? देखो कैसे कैसे साइंटिस्ट खोज सारे के सारे सोच रहे हैं और खोज रहे हैं इन सारी चीजों को बेटा। हाँ सही लिखा है आप लोगों ने। स्नेहा ने और फिलिप्स ने लिखा है कि सर चैडविक ने। यस ठीक है बेटा, चैडविक नहीं करा था वो, चैडविक को सक्सेस मिली थी। मतलब एक्सपेरिमेंट तो बहुत लोग करते रहते, चैडविक को सक्सेस मिली। नेक्स्ट लेक्चर में बात करें बेटा न्यूट्रॉन के बारे में, ठीक है। आज प्रोटॉन हो गया, लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रॉन हो गया था। नेक्स्ट लेक्चर में न्यूट्रॉन को खोज निकालेंगे और फिर एटॉमिक मास फिर चेक करेंगे। लेट्स सी क्या होता है, पता चलेगा कि भाई कहां से हमने जो पढ़ा था वो सही था या उसमें कुछ चेंज करने पड़ेंगे हमको। ठीक है बेटा, किसी को कोई पूछना है, कुछ कुछ बात और करनी है तो जल्दी से मैसेज कर दो बेटा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चैडविक वगैरह लिखा हुआ है आप लोगों ने बेटा। अच्छा और बेटा सुनो मेरी बात बच्चा, आप लोग ग्रुप के मैसेज देखते हो? ग्रुप में मैसेज देखते हो ना बच्चा? मैंने कल एक मैसेज किया था, आज भी उसी से रिलेटेड मैंने एक आपको एक कुछ फोटो भेजा है। उसमें क्या चीज है बताओ जल्दी से। आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने एक मैसेज किया था। पहली बात तो जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए बेटा, ग्रुप में आपको बार बार बोलता हूं बेटा ग्रुप ज्वाइन कर लो। कुछ लोग ज्वाइन करते हैं इमीडिएटली आउट हो जाते हैं, फिर मुझे मैसेज करते हैं सर ग्रुप में कुछ है ही नहीं। अरे बेटा आप ज्वाइन करो, फिर वो टाइम टू टाइम मैं कुछ इंफॉर्मेशन देता हूं, तब आएगी इंफॉर्मेशन आपके पास। पुरानी इंफॉर्मेशन, अब ये तो बेटा व्हाट्सएप की कमी है, क्या करेंगे, जो पुराने मैसेज होते हैं वो नया जो ज्वाइन करता है उसको दिखाई नहीं देते। तो कुछ नए बच्चे ज्वाइन करते हैं, वो देखते हैं सारा ब्लैंक पड़ा है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, वो फिर से आउट हो जाते हैं, फिर मुझे फोन करेंगे मैसेज करेंगे सर ग्रुप में तो कुछ भी नहीं है। बेटा ग्रुप में होगा, मतलब जब कभी मैं कुछ कम्युनिकेशन करूंगा तो नया कम्युनिकेशन आपको मिलेगा। एनीवेज जो पुराने जो अभी ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं वो बताओ तो जरा मैंने क्या बोला है वहां पर। हाँ चंदन राठौर पीटीएम, यस पायल पीटीएम, यस फिलिप्स पीटीएम, और एक वेबिनार भी है, पता है ना आप लोगों को बेटा। 18 जून को वेबिनार तो है बेटा। यस, और अभी लेटेस्ट अभी क्या है हमारा, 18 नहीं 18th को वेबिनार नहीं, 18th को पीटीएम है। अभी जो संडे आने वाला है, एक तो आज संडे हो गया, नेक्स्ट संडे का पूरा दिन का टाइम, शाम की क्लास एज यूजुअल रहेगी, क्लास पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चिंता मत करो उसकी बेटा। डे टाइम मैंने पूरा का पूरा आप लोग के लिए पेरेंट टीचर मीटिंग का रखा हुआ है। हालांकि होता है ना कि वैसे तो कोई मतलब नहीं होता किसी को यूट्यूब पे पढ़ा रहा है, किसी टीचर को क्या मतलब है आपसे, मुझे मतलब है बेटा। मुझे फर्क पड़ता है, मैं जानना चाहता हूं कि आपकी प्रोग्रेस कैसी है, या मेरे सिस्टम में या मुझ में क्या क्या कमियां हैं। आपके पेरेंट्स से मैं पर्सनली बात करना चाहता हूँ, ज्यादा नहीं बेटा, 5-5 10 मिनट बात करूंगा। तो प्लीज बेटा अपने अपने पेरेंट्स से टाइम लेकर मुझे जो जो बातें मैंने ग्रुप में पूछी है मुझे पर्सनल मैसेज कर दो बेटा। अपना नाम, मोबाइल नंबर जिसपे मेरे ऑफिस स्टाफ आपको कांटेक्ट कर सके, और उसमें किस टाइम पर आपको लग रहा है कि आप फ्री हो, उसके हिसाब से हम स्लॉट्स बना देंगे बेटा अलग अलग पेरेंट्स का। ठीक है बच्चा? तो 5-10 मिनट का एक टॉक होगा, जनरल टॉक होगा बेटा। जो है ऐसा थोड़ी ना होता है कि जहां पैसा दिया जाता है बस उन्हीं को मतलब होता है बेटा, उनको तो मतलब भी नहीं होता, फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं बच्चा। सो मैं अगर कुछ आपके लिए कि पेन ले रहा हूँ कि स्टेप आगे ले रहा हूँ बेटा, तो आप लोग भी थोड़ा सा प्लीज बेटा इस चीज में कोऑपरेट करो मुझको। ठीक है, मुझे तभी अच्छा लगेगा, नहीं तो मुझे ऐसा लगेगा कि भाई मैं सारा चीज वेस्ट कर रहा है, बिल्कुल बेकार है फिर तो बेटा ठीक है, मेरे पास कुछ के आ चुके हैं, शायद कल 12th की क्लास थी उनको बोला तो बाद में उन लोगों ने मुझे मैसेज कर दिए थे, आज भी दिन में कुछ के आए हैं। 11th का अभी तक मुझे किसी का नहीं मिला है, बड़ा सरप्राइजिंग लग रहा है मुझको। शायद 11th में से किसी का आया है, नहीं 2-3 आए हैं 11th में से, पता नहीं किस किस के आए हैं मुझे याद नहीं आ रहे, लेकिन 11th से रेस्पॉन्स अभी ज्यादा नहीं आया बेटा। तो बेटा आप लोग अपना अपना रेस्पॉन्स भेजो मुझको, पर्सनल मैसेज करो बच्चा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, और वो टॉक होगा हमारा जूम मीटिंग पर होगा, ऐसे यूट्यूब पर नहीं होगा, जूम मीटिंग पर होगा बेटा। यस, पर्सनल टॉक रहेगा पूरा का पूरा, उसमें सिर्फ आप और आपका पेरेंट और मैं रहूंगा इस साइड से। तो वो पर्सनल टॉक होगा, 5-5 मिनट 10-10 मिनट का जनरल टॉक होगा। आपको किसी को कुछ पर्सनल बात शेयर करनी मुझसे कर सकते हो, मुझे कुछ बात करनी होगी मैं करूंगा। और वेबिनार तो बेटा 25 को वो एक अलग है, वो तो वेबिनार रखा हुआ कि भाई आप लोग को एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बताने के लिए, नए नए आए हो आपको पता नहीं कि एंट्रेंस एग्जाम कब होता है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन सी सीट फिल होती है, कौन कौन से कॉलेज फिल होते हैं, वो एक जनरल इंफॉर्मेशन का वेबिनार आपका करियर से रिलेटेड, वो 25 को, वो नेक्स्ट संडे को होगा बेटा। सो अभी जो जस्ट अब संडे आने वाले 18 को पीटी मीट का है, ठीक है बच्चा, समझ गए?
और जिसने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया बेटा, एक काम कर लो, मेरा नंबर ये 9412995928, इस नंबर पे इंफॉर्मेशन दे दो और मुझसे इंफॉर्मेशन ले भी लो। ग्रुप ज्वाइन करना तो इस नंबर पे मुझसे लिंक मांग लेना, और मुझे अपने अपने इंफॉर्मेशन जरूर शेयर करना कि नाम क्या है, आपकी क्लास कौन सी है, और क्या क्या इंफॉर्मेशन मैंने पूछी, ऐसी कुछ 2-3 बातें पूछी हैं यार, पता नहीं। एक आपका मोबाइल नंबर क्या होगा जिस पर हम कांटेक्ट करेंगे, और आपके पेरेंट्स और आप जो है किस टाइम के लिए अवेलेबल हैं। जैसे कोई लिख दे 12 बजे सर, 12 से 1 के बीच में, 2 से 3 के बीच में, या सर पूरे दिन कभी भी कर सकते हो, तो हम बेटा शेड्यूल करना इजी रहेगा थोड़ा, ठीक है। तो देख लो बेटा, करो सबके सब, बहुत अच्छी बात है बेटा, आप सबके सब ओके सर लिखते रहे हो बेटा, जो बहुत अच्छी बात है। हाँ आजितेश बेटा, मैंने व्हाट्सएप नंबर लिख दिया बच्चा, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर लिख दिया बेटा, ठीक है बच्चा। अब देखो बेटा, ये एक कोई बच्चा पूछ रहा है लिंच क्या है बेटा, सर विच बुक शुड आई फॉलो फॉर जेई एग्जाम फॉर केमिस्ट्री। बच्चा वो ग्रुप में मैंने बेटा बुक्स वगैरह सब बताई हैं बेटा, तो एक बार ग्रुप ज्वाइन कर ले बेटा, मैं उसमें फिर से इंफॉर्मेशन फिर से दे दूंगा। मैं एक एक हफ्ते में फिर से इंफॉर्मेशन रिपीट करता रहता हूं बेटा, तो बुक वगैरह की इंफॉर्मेशन फिर से दे दूंगा बेटा, ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लो बच्चा। पायल बेटा, आपको स्लॉट बुक नहीं करना है बेटा, आपको नहीं बुक करना है स्लॉट, कुछ नहीं। आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे ये इंफॉर्मेशन लिखकर भेजो, बस सिर्फ ये इंफॉर्मेशन लिख के भेजो, उसके बाद स्लॉट हम लोग बुक करेंगे। जैसे आपने मुझे टाइम दे दिया कि सर 18th को जैसे 18 तो ऑब्वियसली बात है, डेट लिखने की जरूरत नहीं है, आपको लिख दो कोई बात नहीं। आप लिखिए कि सर मेरे पेरेंट्स जो है 12 बजे से लेकर 12 PM से लेकर 3 PM के बीच में अवेलेबल हैं, तो मैं देख लूंगा बेटा, मैं अपने हिसाब से फिर स्लॉट बना के आपको हम फोन करेंगे, यहां से कम्युनिकेट किया जाएगा, मैसेज भी आ सकता, नहीं तो यहां से फोन आएगा ऑफिस से आपके पास कि आपका जो स्लॉट है 12:15 का स्लॉट है। तो 12:15 पे, ठीक 12:15 पे जूम का एक लिंक भेजेंगे ग्रुप में, उस लिंक के थ्रू जूम मीटिंग पे एंटर करना है, मुझसे बात करनी है, और जब मैं कॉलिंग बोगा ओके ठीक है डन, तो 15 या 10 मिनट के बाद आउट हो जाना है उससे, ये प्रोसेस रहेगा, ठीक है बेटा। तो आपको किसी को कोई स्लॉट बुक नहीं करना, मतलब स्लॉट बुक करवाना है, खुद बुक नहीं करना है, आपको बस इतना काम करना है, मुझे मैसेज कर दो बस आप लोग, ठीक है बेटा। हाँ चंदन राठौर ने बुक भी बता दी भाई, जो पूछ रहा था ओपी टंडन बेटा बुक ले लो, कोई बात नहीं। और इंफॉर्मेशन बेटा, ऐप भी लगभग लगभग एंड पर है, मैंने बोला था 15 जून से मेरा ऐप तैयार हो जाएगा, तो उम्मीद है कि 15, आज के 11 होगी, हाँ अगले 3-4 दिन में थोड़ा सा, बस हम कल या परसों उसको ट्रायल पे डाल देंगे, तो 15 जून से मेरा ऐप तैयार हो जाएगा, जिसको स्टडी मटेरियल वगैरह चाहिए बेटा वो भी सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा आपके लिए। लेकिन पीटी मीट वगैरह में भी तो आओ ना बेटा, ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगता है बस क्लास अटेंड किए जा रहे हो, वेबिनार में भी आना, पीटी मीट में भी आना, ठीक है बच्चे। चलो बेटा बहुत बात होगी, ओके बेटा, चलो थैंक यू। और जरा ये जो वीडियो अभी रिकॉर्ड हो रहा है इसको लाइक भी कर दिया करो बेटा, भूलना पड़ रहा है, अच्छी बात है क्या, लाइक किया करो बेटा सबके सब। गॉड ब्लेस यू बच्चा।